देखिए बच्चों, आज अपन राजस्थान बोर्ड में फिजिक्स सब्जेक्ट का जो लेसन नंबर 9 है अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बारे में अध्ययन करते हैं आज अपन। तो अपना लेसन नंबर जो है वो लेसन नंबर है 9। लेसन नंबर 9 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, इससे पहले अपन ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़े और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में अपन ने देखा कि जब अपन किसी तार में या जब किसी अपन चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि अगर अपन विद्युत क्षेत्र परिवर्तित करें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर इसके अपन विपरीत करके देखें कि किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करें और चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलें और चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलने से क्या उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित होगा और चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन से उसमें क्या प्रवाहित हो जाएगा? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें जो अपने सबसे पहला टॉपिक है वो है चुंबकीय फ्लक्स। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में अपन ने जो सेकंड चैप्टर अपना उसमें विद्युत फ्लक्स अपन ने पढ़ रखा है। तो जिस प्रकार से विद्युत फ्लक्स होता है उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। जैसे अपने पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र या इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत अपन ने ये एक पृष्ठ रखा है। तो इस पृष्ठ से जितनी ये बल रेखाएं गुजरेगी या जितनी ये जो क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उन क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। अब इसके बाद में इसका अपन मैथमेटिकल रिलेशन दे तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? बी वेक्टर है। यहां पर अपन ने एक पृष्ठ रख रखा है और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? ए है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश देखें तो हमेशा ध्यान रखना पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में हो जाएगा जिस दिशा में बी है। तो जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई, उसे अपन चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के गुणनफल के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब है कि ये जो पृष्ठ है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं हो। अगर पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं हो तब फ्लक्स कैसे निकाला जाए? तो देखिए, ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में ये पृष्ठ स्थित है और ये पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर है। ये जो पृष्ठ है ये चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर है। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो पृष्ठ के लंबवत होगा और ये जो क्षेत्रफल सदिश है ये इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री कोण पर है? थीटा डिग्री कोण पर है। तब फ्लक्स कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल सदिश है इस क्षेत्रफल सदिश का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक निकाला जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक निकाले तो ध्यान रखना हमेशा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां से लंब डालेंगे। तो यहां से अपन ने लंब डाल दिया। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज में मुझे ये इसका आधार ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, तो
कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो यहां से आधार बराबर हो जाएगा कर्ण गुणा कोस थीटा। कर्ण का मान है a, तो कर्ण का मान तो हो गया a और ये आ गया कोस थीटा। तो अपने पास आधार आ गया a कोस थीटा। ठीक है, इसे आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कर्ण दिया हुआ है तो ध्यान रखना थीटा के पास वाली जो लाइन है वो हमेशा कोस में आती है, और जो थीटा से दूर वाली लाइन है वो हमेशा किस में आती है, साइन थीटा में आती है। ठीक है, अब अपन को इसका फ्लक्स निकालना है। तो यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा अपने पास। अब देखो वहां पर जो पहले वाली स्थिति है उसमें B और A एक ही दिशा में थे। अब यहां पर जो है B और जो A कोस थीटा है वो A कोस थीटा समान दिशा में है। तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर एक तो B और इसकी दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक हो गया कोस थीटा। देखिए दोस्तों, अपन एक सूत्र पढ़ते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर सदिशों में उसका फॉर्मूला होता है AB कोस थीटा। तो ये जो ऊपर वाला सूत्र है वो इसके अनुरूप लिखा हुआ है, तो अपन इसको A डॉट B के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास B वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये अपने पास चुंबकीय फ्लक्स का व्यंजक प्राप्त हो गया। चुंबकीय फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है वेबर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, किसमें, SI मात्रक पद्धति में। और इसका जो अन्य मात्रक है वो होता है मैक्सवेल, और ये जो मैक्सवेल है वो होता है CGS में। कौन सी मात्रक पद्धति में होता है, CGS में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। अब इसके बाद में जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी अलग अलग स्थितियां हैं। तो पहला है, यहां पर देखो कोस थीटा आ रहा है, और जब भी कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा ये आता है तो अपन विशेष स्थितियां निकालते हैं। तो यहां पर इसकी विशेष स्थिति अपन निकालते हैं। तो फाई बराबर अपने पास है चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर अपने पास है चुंबकीय फ्लक्स, फाई बराबर अपन को मिला है BA कोस थीटा। ठीक है, इसमें फर्स्ट अपन स्थिति निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जो कोण है वो होता है B और A के बीच का कोण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया B और A दोनों एक ही दिशा में है, तो ये इस दिशा में आ गया B वेक्टर, और इसी दिशा में कौन होगा, A वेक्टर होगा। तो A वेक्टर भी इसी दिशा में है, ये A वेक्टर हो गया और ये B वेक्टर हो गया। अब जो A है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, तो यहां पर लंबवत स्थिति में पृष्ठ बनाते हैं अपन। तो ये लंबवत स्थिति में अपन ने क्या बना दिया, पृष्ठ बना दिया। तो यहां पर फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर BA कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान होता है 1, और जो कि कोस का अधिकतम मान होता है, तो ये फाई का भी क्या है, अधिकतम मान है, क्योंकि जो फाई है, जो चुंबकीय फ्लक्स है, वो यहां पर कोस थीटा पर निर्भर है। तो फाई का अधिकतम मान कितना आ जाएगा अपने पास, BA कोस 0 डिग्री। तो यहां पर देखिए ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये इस वाले पृष्ठ से बाहर निकल रही है, मतलब ये निर्गत हो रही है। तो ये वाला जो फ्लक्स है वो निर्गत फ्लक्स है, और ध्यान रखें निर्गत फ्लक्स हमेशा धनात्मक होता है। जो निर्गत फ्लक्स है वो निर्गत फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। अब इसके बाद में दूसरी स्थिति है, वो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब हो गया B और A एक दूसरे के लंबवत है, तो B और A को एक दूसरे के लंबवत बनाते हैं। ये हो गया B वेक्टर, और इसके लंबवत है A वेक्टर। तो ये अपन ने पृष्ठ बना दिया, और इस पृष्ठ के लंबवत हो गया A वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो B और A वेक्टर है वो एक दूसरे के कैसे है,
लंबवत है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो फाई बराबर ही हो जाएगा बी ए कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान 0 डिग्री, कोस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर फाई बराबर आ जाएगा 0, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जब पृष्ठ आप क्षेत्र रेखाओं के समांतर रख दोगे, पृष्ठ अगर क्षेत्र रेखाओं के समांतर है तो एक भी क्षेत्र रेखा पृष्ठ से नहीं गुजरेगी, और जब पृष्ठ से नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा फ्लक्स का मान। तीसरी स्थिति है जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो। 180 डिग्री लेते हैं अपन विपरीत स्थिति के लिए, या जब दोनों विपरीत हो, तो यानी कि यहाँ पर B और A एक दूसरे के विपरीत है। तो देखो इस दिशा में तो अपन ने B वेक्टर, ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई, और यहाँ पर अपन ने ये पृष्ठ लिया है। ठीक है, ये वाला पृष्ठ इस तरफ का है जिधर कर्सर है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा, A वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होता है, और B जो है वो इस दिशा में है, तो B जो है वो A से 180 डिग्री के कोण पर है। तो जब 180 डिग्री के कोण पर होगा तो फ्लक्स देखते हैं कितना आता है, तो फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर बी ए कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो यहां पर फाई बराबर आ जाएगा -BA। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ में प्रवेश हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर ये जो फ्लक्स अपन को मिला है, ये फ्लक्स कैसा है, प्रवेश करने वाला फ्लक्स है, ये प्रवेशित फ्लक्स है। तो ये प्रवेशित फ्लक्स है, और प्रवेशित फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और यहां पर ये फ्लक्स का न्यूनतम मान भी है। ठीक है दोस्तों, ये अपने चुंबकीय फ्लक्स का टॉपिक था। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए अपन ने क्या करा, एक कुंडली ली, और उस कुंडली से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा अपन ने, और इस कुंडली के पास में ये एक छड़ चुंबक रखी हुई है, और ये छड़ चुंबक का N पोल है, ये छड़ चुंबक का S पोल है। दूसरी स्थिति में यही कुंडली है वो, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये छड़ चुंबक इसके पास में आ गई, यानी कि ये पास गतिशील है N और S। यहां पर ये छड़ चुंबक स्थिर है, यहां पर ये V वेग से कुंडली की ओर आ रही है। नेक्स्ट और एक स्थिति बनाते हैं अपन। तो इस स्थिति में भी क्या है, ये हो गई कुंडली और ये गैल्वेनोमीटर, और यहां पर जो छड़ चुंबक है वो इसके पास में आकर रोक दी गई है, ये पास में लाकर इसको रोक दिया गया है। नेक्स्ट जो है स्थिति, इसमें ये जो छड़ चुंबक है वो इस कुंडली से दूर जा रही है, ये अभी इस कुंडली से दूर जा रही है। अब इन स्थितियों में देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। तो गैल्वेनोमीटर जो है जी का उपयोग होता है धारा के मापन में भी होता है इसका,
धारा को डिटेक्ट करने में यानी संसूचन में होता है, धारा की दिशा ज्ञात करने में भी इसका उपयोग होता है जी का। तो यहां पर देखिए, जब ये छड़ चुंबक इस कुंडली से कुछ दूरी पर स्थिर अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। जब ये इसके पास में आ रही है तो पास में आने पर इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप अपन को प्राप्त हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होने का मतलब है कि परिपथ में क्या बह रही है, धारा बह रही है। जब ये पास लाकर अपन इसको रोक देते हैं तो वापस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में जब ये दूर जा रही है तो दूर जाने पर फिर इसमें विक्षेप आता है, जो विक्षेप पहले आए विक्षेप के विपरीत दिशा में, जो पहले विक्षेप आया था उसके ये विपरीत दिशा में है। तो यहां पर देखिए अपन को एक चीज देखने को मिल रही है कि कुंडली में जो धारा बह रही है, जो कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर रहा है, वो धारा तभी बह रही है जब चुंबक गतिशील अवस्था में है। अगर चुंबक स्थिर अवस्था में है तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। देखिए, जो छड़ चुंबक जब स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में जैसे मान लीजिए एन से ये चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कुंडली में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बह रही है। अगर ये स्थिर है तो इतनी की इतनी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्रवाहित होगी। अब जब ये गतिशील है तो हो सकता है कि इनसे जो गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। हो सकता है कि अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ जाए। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, फाई में परिवर्तन हो गया। जब ये पास आकर अपन ने स्थिर रोक दिया, यानी पास लाकर अगर अपन ने रोक दिया इसको, तो रोकने पर जितनी पहले बह रही थी उतनी ही बह रही थी, उतनी बहेगी अब भी धाराएं, या उतनी ही इस कुंडली से गुजरेगी। और जब इतनी ही धाराएं गुजरेगी तो यहाँ पर फ्लक्स में फिर परिवर्तन 0 हो गया। जब ये दूर जा रहा है तो हो सकता है कि इसमें से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए। और जब क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो जाएगी तो यहाँ पर फ्लक्स में फिर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों में जो अपन को धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मुख्य कारण है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो जब किसी कुंडली से संबद्ध या किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन से उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है या उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को तो अपन क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है। और यहां पर जो धारा प्रवाहित होगी, इस धारा को अपन कहेंगे प्रेरित धारा। और जो यहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उस विद्युत वाहक बल को अपन क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो यहां पर विद्युत धारा अपन को प्राप्त होगी, तो विद्युत धारा तो हो जाएगी आपके प्रेरित धारा। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे अपन कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये अपन ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए पढ़ा। अब इसमें देखो यहां पर ये एन जो ध्रुव है छड़ चुंबक का, वो कुंडली के पास में आ रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एन ही आए, एस भी पास आएगा तब भी यही घटना होगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चुंबक ही गति करे, चुंबक की जगह यहां पर कुंडली भी गति कर सकती है, तब भी एक यही घटना होगी। तो इसका कुल मिलाकर यह है कि जब अपन कुंडली और छड़ चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति करते हैं, या जब कुंडली और छड़ चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति का मतलब है कि इनका वेग अलग अलग होना चाहिए, इनके बीच की दूरी बढ़नी या घटनी चाहिए। तो जब इनके बीच में आपेक्षिक गति होती है तो आपेक्षिक गति के कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास
विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम। तो फैराडे एक वैज्ञानिक था और उस फैराडे ने अपने नियम दिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम दिए। कितने नियम दिए इसने? 2 नियम दिए, जिसमें ये पहला जो नियम है वो विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित धारा अभी उत्पन्न हो रही थी उसकी उत्पत्ति के कारण को व्यक्त करता है कि भाई क्यों उत्पन्न होता है। दूसरा उसके परिमाण को व्यक्त करता है कि भाई कितना उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो पहला जो नियम है इसका वो तो बताता है कि उसमें विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न हुआ, और दूसरा बताता है कि उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, या उसके परिमाण को व्यक्त करता है। तो जो पहला नियम है वो पहला नियम कहता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, या आप यहां पर प्रेरित धारा भी कर सकते हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो पहला नियम है वो ये बताता है कि भाई क्यों उसमें उत्पन्न हो रहा है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति का कारण क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन। और फ्लक्स भी कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये बताएगा कि उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है, कुंडली में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है वो उस कुंडली में या उस कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा कौन? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को अपन प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन के द्वारा, और ये किसके समानुपाती होगा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो फ्लक्स में परिवर्तन हो गया डेल फाई, और इसकी दर कितनी आ गई? डेल्टा टी। जैसे ही अपन को पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है के, और ये आ गया डेल फाई अपॉन डेल टी। देखो सभी मात्रक पद्धतियों में जो के है उस के का मान 1 प्राप्त होता है, तो यहां से एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल टी। सॉरी, ये आ गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई, और ये लगा समय डेल्टा टी। ये आ गई परिवर्तन की दर। अगर मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या कितनी है? n है। अगर फेरों की संख्या n है तो कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा? उसमें फ्लक्स जो आएगा वो n से गुणा हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा? चाहे विद्युत वाहक बल को n से गुणा कर दो, चाहे फ्लक्स को n से गुणा कर दो। तो ये हो गया अपने पास विद्युत वाहक बल n, एप्सिलॉन बराबर n डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है,
ये आ गया इसका औसत मान जो परिवर्तन के रूप में अपन ने निकाला है। अगर मान लीजिए किसी छोटे समय अंतराल के लिए अपन को मान निकालना हो, अगर छोटे समय अंतराल के लिए मान निकालना पड़े तो कैसे निकालें? तो देखिए, लिमिट लेने पर यदि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ली जाए तो इसको बोलते हैं ताक्षणिक मान। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब है कि समय का अंतराल बहुत छोटा है, एन डेल फाई अपॉन डेल टी। तो एन तो एक संख्या है, तो एन पर तो लिमिट लगेगी नहीं, ये लिमिट लगेगी डेल फाई अपॉन डेल टी पर, ये डेल फाई अपॉन डेल टी। और जब लिमिट लगी हुई थी तो ये डेल जो है वो डेल या डेल्टा जो है वो किस में बदल जाता है? डी में बदल जाता है। ये आपके पूर्ण अवकलज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये फेराडे का जो नियम है, फेराडे के नियम का ये द्वितीय जो नियम है वो है, और इसका ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये नियम ये बता रहा है कि कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है? उसमें फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर उत्पन्न होता है। अब इसके बाद में एक नियम है लेंज का नियम। लेंज का नियम लेंज का नियम लेंज का नियम जो है वो विद्युत वाहक बल या जो धारा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा का या उसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए नियम है कि धारा कैसी होगी। तो ये नियम ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो विद्युत वाहक बल है वो अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है। क्या करता है? उत्पत्ति के कारणों का या कारकों का क्या करता है? विरोध करता है। और उस विरोध के द्वारा अपन उसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगे। जैसे मेरे पास ये कुंडली का लूप हो गया और ये मेरे पास छड़ चुंबक है और ये छड़ चुंबक का एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। ये छड़ चुंबक का जो एन पोल है वो इस कुंडली की ओर चल रहा है, किस वेग से? वी वेग से। जब ये कुंडली की ओर जाएगा तो इसकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुंडली में से गुजरेगी, यानी कि इसमें से फ्लक्स गुजरेगा। जब इसमें से फ्लक्स गुजरेगा तो ये कुंडली इसके फ्लक्स के गुजरने का क्या करेगी? विरोध करेगी। और जब विरोध कब कर सकती है? जब ये इसको दूर करे, यानी कि इसको प्रतिकर्षित करे। प्रतिकर्षित कब करेगी? जब यहाँ पर समान, यानी कि एन अगर पोल पास में आ रहा है तो एन पोल यहाँ पर डेवलप हो जाए। तो कुंडली का एन ध्रुव के पास का जो तल है वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, जिससे ये उसका विरोध करेगी। तो इस लूप में एन पोल के अकॉर्डिंग ऐसे धारा प्रवाहित हो जाएगी। इस दिशा से देखने पर अपन को, यानी कि चुंबक की ओर से देखने पर ये अपन को एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। यही होता है जब अपन चुंबक को दूर ले जाते हैं। जैसे मेरे पास ये चुंबक है, इसको दूर लेके जा रहा हूं मैं, एन एस। अब ये चुंबक यहाँ पर दूर जा रही है। जब दूर जा रही है तो पहले इसमें से ज्यादा फ्लक्स गुजर रहा था, अब इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो गई? कमी हो गई। तो ये फ्लक्स में कमी का भी क्या करता है? विरोध करता है। और कमी का विरोध कब होगा? जब ये इसको आकर्षित करे, इसको रोक के रखें, आकर्षित करेगा। आकर्षित कब करेगा? जब यहाँ पर एस पोल डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर इस लूप में अब एस पोल के अनुसार धारा बह जाएगी। ठीक है, तो ये धारा अब इसमें चुंबक की ओर से देखने पर जो धारा है वो अपन को क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन जो लूप में प्रवाहित धारा है उस प्रवाहित धारा की दिशा को दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, इसने ये कहा है कि लेंज का जो नियम है वो उसके अनुसार जो विद्युत वाहक बल है
वो अपनी उत्पत्ति के कारकों का क्या करता है, विरोध करता है। और जब विरोध करता है तो अपने पास जो फैराडे का जो नियम है उसमें संशोधन हो जाएगा, और विरोध के कारण इसमें क्या लगा देते हैं अपन, माइनस लगा देते हैं। क्योंकि जब भी कहीं विरोध होता है या विपरीत दिशा के आते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, उसमें माइनस लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे एक टॉपिक बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपने कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कितनी प्रेरित धारा और कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो अपन ने ज्ञात कर लिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा तथा आवेश। ठीक है। तो फेराडे लेंज नियम, अब दोनों का कंबाइंड नियम है वो फेराडे लेंज नियम। फेराडे लेंज नियम क्या कहता है अपन को, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है। यदि अपने पास जो कुंडली है उसका प्रतिरोध आर हो, यदि कुंडली का प्रतिरोध आर हो तो ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर V अपॉन आर होता है। अभी अपन V की जगह यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन अपॉन आर। तो यहां पर एप्सिलॉन का मान रख दिया जाए तो ये हो गया माइनस का एन अपॉन आर और ये डी फाई अपॉन डी टी। ये आ गई प्रेरित धारा। अब अपन को प्रेरित आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश ज्ञात करने के लिए देखो धारा I बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ये पुटअप कर सकते हैं अपने यहाँ पर। तो हो गया I की जगह रखा मैंने, तो ये डी क्यू अपॉन डी टी बराबर माइनस का एन अपॉन आर और ये डी फाई अपॉन ये डी टी आ गया। ठीक है। यहां से डी क्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस का एन अपॉन आर और डी फाई। यहां से क्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर देखो, समाकलन करते हैं यहां से तो आ जाएगा क्यू, इधर समाकलन हो जाएगा तो एन अपॉन आर तो आ जाएगा समाकलन के बाहर कि नियतांक है, और ये आ जाएगा डी फाई यहाँ पर। मान लीजिए प्रारंभ में फ्लक्स फाई 1 है तो यहाँ लिमिट फाई 1 हो जाएगी, और अंत में फ्लक्स फाई 2 हो गया तो यहाँ लिमिट फाई 2 लग जाएगी। ठीक है। एन अपॉन आर और डी फाई का जो समाकलन है वो कितना हो जाएगा फाई, और लिमिट अप्लाई कर रहे हैं अपन फाई 1 से फाई 2। ठीक है। समाकलन में जब जो लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले चर के स्थान पर अपन अप्पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अप्पर लिमिट फाई की जगह रखा तो फाई 2 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर लोअर लिमिट रखते हैं तो लोअर लिमिट फाई 1 होगी। अब इसके बाद में माइनस जो था यहाँ पर, इस माइनस को अंदर गुणा करते हैं तो ये आ गया एन अपॉन आर फाई 1 माइनस फाई 2। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित आवेश अपन को प्राप्त हो गया। तो अपन ने प्रेरित आवेश भी ज्ञात कर लिया और प्रेरित धारा भी ज्ञात कर ली। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित आवेश और प्रेरित धारा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है अपने पास फ्लेमिंग के दाएं
हाथ का नियम। देखो फ्लेमिंग के दो नियम है, एक बाएं हाथ का नियम है और एक दाएं हाथ का नियम है। जो बाएं हाथ का नियम है वो वास्तविक धाराओं के लिए होता है और जो दाएं हाथ का नियम है वो प्रेरित धाराओं के लिए होता है। तो ये नियम किसके लिए है? प्रेरित धाराओं के लिए, प्रेरित धारा के लिए है ये नियम। ठीक है। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जो दायां हाथ है उस दाएं हाथ की, जो दायां हाथ है उस दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली, दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली, देखो ये हो गई दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, ये हो गई दाएं हाथ की मध्यमा उंगली और ये हो गया अंगूठा। दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, ये हो गया अंगूठा। ठीक है। तो दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए या इस प्रकार फैलाया जाए एक दूसरे के लंबवत कि अंगूठा चालक के वेग की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो मध्यमा उंगली है वो उस चालक में प्रवाहित प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। ये नियम क्या कहता है कि यदि दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक के वेग की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो मध्यमा उंगली है वो उसमें प्रवाहित प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। इसको अपन वीबीआई भी कह सकते हैं,